आज का हमारा टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि मोस्ट कॉमन पैटर्न है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का। एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन है कि इसमें क्या होता है, लार्ज और मीडियम साइज आर्टरीज में लिपिड्स की डिपोजिशन और इंटीमा की थिकनिंग हो जाती है जो कि आगे जाके फैटी स्ट्रीक और एथेरोमेटस प्लेक बनाते हैं। अगर हम एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो दो किस्म के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक होता है मेजर रिस्क फैक्टर, दूसरे होते हैं माइनर रिस्क फैक्टर। मेजर रिस्क फैक्टर जो होते हैं उनमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल, दूसरा होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिकल हिस्ट्री, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज और फैमिली हिस्ट्री है। इसका एग्जांपल ये है कि अगर फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया वाले पेशेंट होते हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू नॉर्मल में। और जैसे एज बढ़ती जाती है तो उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करें तो एक मेजर इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर जो होता है वो होता है हाइपरलिपिडीमिया। उसके अलावा हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ और इन्फ्लामेशन में अगर देखा जाए तो सीआरपी देखा गया कि सीआरपी एक डायरेक्टली तो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं करवाता, लेकिन देखा गया कि जिन पेशेंट्स में सीआरपी बढ़ा हुआ आ रहा था वो उन पेशेंट्स में एमआई के चांसेस ज़्यादा थे। अगर हम माइनर रिस्क फैक्टर की बात करें तो टाइप ए पर्सनैलिटी, कुछ इन्फेक्शन जैसे साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, एचएसवी इन्फेक्शन और उसके अलावा क्लेमिडिया, न्यूमोफिलिया के इन्फेक्शन, इनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी और लिपोप्रोटीन ए। ये लिपोप्रोटीन ए क्या है? असल में ये एलडीएल का एबनॉर्मल फॉर्म है जिसमें एलडीएल में एपोलिपोप्रोटीन ए होता है। अब हम अगर बात करें पैथोजेनेसिस की, तो पैथोजेनेसिस के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई है जिसको हम कहते हैं रिस्पांस टू इंजरी हाइपोथेसिस। इसका मकसद है कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी और हीलिंग रिस्पांस है आर्टेरियल वाल का एंडोथेलियल इंजरी के अगेंस्ट में। तो मतलब है कि एंडोथेलियल इंजरी जो है और एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो है वो बेसिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है। क्योंकि जब एंडोथेलियल इंजरी होती है तो क्या होता है, जो मोनोसाइट्स होते हैं वो मोनोसाइट्स एडहेयर होके जो वेसल है उसकी वाल के अंदर माइग्रेट होना शुरू होते हैं और वहाँ पे वो आके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं। वो मैक्रोफेजेस जब एक्सेसिव ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है वो इंगल्फ करते हैं तो उसको डिग्रेड नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉर्म सेल्स में। और उन्हीं फॉर्म सेल में से और मैक्रोफेजेस में से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि स्मूथ मसल सेल्स की भी रिक्रूटमेंट करवा रहे होते हैं और स्मूथ मसल सेल्स इन टर्न जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। ये सारा प्रोसेस क्या करवाता है, एथेरोमेटस प्लेक की फॉर्मेशन करवाता है। अब एंडोथेलियल इंजरी जो कि बेसिक मैकेनिज्म है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, उसके तीन मेजर काजेज हैं। एक है हेमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस। इसके बारे में कहा गया है कि जिन ब्लड वेसल्स में लेमिनर ब्लड फ्लो है वहाँ पे एक फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है KLF2 फैक्टर, जो कि क्या करवा रहा है, एक ऐसी जीन्स प्रोड्यूस करवा रहा है जो कि एथ्रोप्रोटेक्टिव जीन्स हैं। और उन ब्लड वेसल्स में फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम हैं, लेकिन वो ब्लड वेसल जहाँ पे वो पोर्शन ब्लड वेसल का जहाँ पे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है वहाँ पे ये फैक्टर कम प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है एंडोथेलियल इंजरी हो रही है और वहाँ पे ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस हो रहे हैं। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरलिपिडेमिया जो कि खास है एंडोथेलियल इंजरी का। असल में हाइपरलिपिडेमिया में मेजर जो चीज़ है वो है एलडीएल का बढ़ा हुआ होना या एचडीएल की कम होना या लिपोप्रोटीन ए जो कि एबनॉर्मल लिपोप्रोटीन होती है। अब जब क्रोनिक हाइपरलिपिडेमिया होती है तो वो दो चीज़ें करवाती है, एक इम्पेयर्ड एंडोथेलियल सेल फंक्शन करवाती है, दूसरा मॉडिफाइड एलडीएल जो है वो अपने इफेक्ट्स दिखाती है। जो इम्पेयर्ड एंडोथेलियल सेल फंक्शन है वो इस वजह से होता है क्योंकि जब हाइपरलिपिडेमिया होती है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं जो कि एंडोथेलियल सेल की मेम्ब्रेन को और उसकी माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं और उसके अलावा जो नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं ताकि वेजोडाइलेटरी इफेक्ट ना हो। और वो जो एक्सेसिव हाइपरलिपिडेमिया है, जो एक्सेसिव एलडीएल है वो एग्रीगेटेड फॉर्म में या उसकी जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मैक्रोफेजेस इंजेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोम सेल्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फोम सेल्स क्या होते हैं, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को इंगल्फ कर रहे होते हैं। वही ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जब स्मूथ मसल सेल्स भी इंगल्फ करते हैं तो उनको हम कहते हैं लिपिड लेडन स्मूथ मसल सेल्स। और ये चीज़ें ना सिर्फ ये जो मॉडिफाइड एलडीएल जिसको ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बोल रहे हैं ये सिर्फ इनको फोम सेल्स और लिपिड लेडन स्मूथ मसल सेल्स में कन्वर्ट नहीं करती, उसके अलावा ये विशियस साइकिल इन्फ्लामेशन की स्टार्ट करवाती है थ्रू
रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। अब हम तीसरा जो काज है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन का वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मेनली ट्रिगर होती है दो चीज़ों की वजह से, एक तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स की वजह से, दूसरा फ्री फैटी एसिड्स की वजह से जो कि मैक्रोफेजेस के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उनके अगेंस्ट में दो फैक्टर्स रिलीज होते हैं, एक इंटरल्यूकिन 1, दूसरा टीएनएफ, जो कि फिर रिक्रूटमेंट करवाते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स की। अब इन सारे प्रोसेस के दौरान कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो रहे होते हैं। एक होता है प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो कि प्लेटिलेट में से रिलीज होता है, दूसरा होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, तीसरा होता है ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। ये तीनों फैक्टर्स क्या करवाते हैं, स्मूथ मसल्स जो रिक्रिएट हो रहे थे मीडिया से इंटीमा में, ये इन फैक्टर्स की वजह से हो रहे थे, और इन्हीं में से जो डिपोजिशन हो रही है एक्सेसिव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, वो भी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से हो रही थी। अब अगर हम हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स के देखें तो हमने डेफिनेशन में भी देखा था दो चीज़ें, एक फैटी स्ट्रिक, दूसरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स। अब फैटी स्ट्रिक्स क्या होती हैं, वो एक्चुअली फोमी मैक्रोफेजेस जो बन रहे थे उनकी स्ट्रिक्स बनी हुई होती हैं। ये एक्चुअली अर्लीस्ट लियन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का। ये बीसीक्यू भी आता है कि ये अर्लीस्ट लियन एथेरोस्क्लेरोसिस का कौन सा होता है, वो होता है फैटी स्ट्रिक्स। एक्चुअली ये एक मैक्यूल होते हैं जो कि आपस में मिलके एक स्ट्रीक बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं फैटी स्ट्रिक। सारी फैटी स्ट्रिक प्लेक में नहीं कन्वर्ट होती, कुछ ख़त्म भी हो जाती हैं या नॉर्मल भी मौजूद होती हैं। अगर हम फैटी स्ट्रिक की पिक्चर देखें तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ फैटी स्ट्रिक की। अब देखें ये वाला, ये जस्ट एक येलो मैक्यूल की तरह एक एरियाज हैं जिसको हम कहते हैं फैटी स्ट्रिक। अब उसके बाद दूसरा जो लेन है वो है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, जो कि एक रेज्ड लेन है। उसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सेल्स, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तीसरा होता है लिपिड्स, और चौथी होती है कैल्सिफिकेशन। सेल्स तीन किस्म के होते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक में, स्मूथ मसल सेल, मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें कोलेजन, इलास्टिन और ग्लाइकोजोमन ग्लाइकेन्स होते हैं। लिपिड्स की अगर बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो होते हैं डोमिनेंट लिपिड्स होते हैं, ये बीसीक्यू आता है। कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो होते हैं डोमिनेंट लिपिड्स होते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक में। उसके बाद कैल्सिफिकेशन एक लेट प्रोसेस है, कभी कभी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक में वो भी मौजूद होता है। अब ये चारों चीज़ें जो होती हैं ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होती हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक में। वो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है फाइब्रस कैप, दूसरा होता है नेक्रोटिक सेंटर। अब जब जो फाइब्रस कैप होता है उसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आ जाता है स्मूथ मसल सेल, फॉर्म सेल्स, इन्फ्लामेटरी सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और न्यूवास्कुलराइजेशन। और जो नेक्रोटिक सेंटर है उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें आ जाता है डेब्रिस, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, फोम सेल्स और कैल्शियम। अगर मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊं तो ये वाली तस्वीर जो है ये है हमारी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की तस्वीर। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं फाइब्रस कैप, जो कि मेनली स्मूथ मसल सेल्स की और डीप डेंसली पैक्ड कोलेजन का बना हुआ होता है उसका ऊपर वाला पोर्शन। नीचे फिर उसमें यहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, और उसके बाद जो सेंटर है उसका नेक्रोटिक सेंटर, वहाँ पे मेनली देखा जाए तो फोमी मैक्रोफेजेस, डेब्री और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स पड़े हुए होते हैं। और साइड्स पे यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली जो हैं ये ब्लड वेसल्स भी होती हैं, न्यूवास्कुलराइजेशन भी होती है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ। अब जो प्लेक होता है उसमें कौन सी चेंजेस आ सकती हैं, तो एक प्लेक आगे जाके रप्चर हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है, इरोजन हो सकती है। इन तीनों की वजह से फाइनली क्या होगा कि थ्रोम्बोसिस होगी। और थ्रोम्बोसिस आपको पता है कि फिर वो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और दूसरा जो चेंज आ सकता है प्लेक में वो है हेमरेज। वो हेमरेज क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने बताया कि उस नेक्रोटिक प्लेक में जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है उसमें न्यूवास्कुलराइजेशन होती है, उसकी वजह से हेमरेज भी हो सकता है। कोई पोर्शन उसका जो है एम्बुलस के फॉर्म में डिटैच भी हो सकता है, और एन्यूरिज्म भी हो सकता है। एन्यूरिज्म क्यों होता है प्लेक में, क्यों प्लेक की वजह से, क्योंकि मेनली जो प्लेक है वो इंटीमा को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन उसके जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं वो इंटीमा के बाद मीडिया पे भी हैं, जिसकी वजह से एन्यूरिज्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब प्लेक के दो किस्म होते हैं, एक होता है वल्नरेबल प्लेक
और दूसरा होता है स्टेबल प्लेग। और वल्नरेबल स्टेबल प्लेग में क्या फ़र्क है, जो स्टेबल प्लेग होता है वो उसकी फाइब्रस कैप जो होती है वो थिक होती है, उसमें लिपिड कोर स्मॉल होती है, थोड़ी सी होती है, और उसके अलावा उस पर इन्फ्लामेशन भी इतनी नहीं होती। जबकि वल्नरेबल प्लेग जो होता है उसका फाइब्रस कैप थिकर होता है और उसका लिपिड कोर जो होता है वो लार्जर होता है, और उसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स जो भी होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। अब अगर ये देखेंगे तो ये है स्टेबल प्लेग, जिसका अगर आप देखेंगे तो लिपिड कोर बहुत ही कम है, इसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स भी कम है, इसकी फाइब्रस कैप देखो कितनी स्ट्रांगर है, थिकर है। लेकिन अगर वल्नरेबल प्लेग की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसकी जो फाइब्रस कैप है वो थिनर है और उसके जो सेंटर है वो ज़्यादा है, और उसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम देखें कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या हो सकते हैं, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस अगर किसी ब्लड वेसल में हो रही है, तो उसके बाद वहाँ पे जैसे अगर हार्ट की ब्लड वेसल में हो गया तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, ब्रेन में हो गया तो स्ट्रोक होगा, अगर किसी एब्डोमिनल एओर्टा या एब्डोमिनल एओर्टा वगैरह किसी में हो गया तो एन्यूरिज्म भी हो सकता है, अगर पेरिफेरल वेसल्स में हो गया तो गैंग्रीन भी हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं वो जो एथेरोस्क्लेरोसिस की हैं वो हैं एब्डोमिनल एओर्टा, सबसे मोस्ट कॉमन साइट है, उसकी भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे वेसा वेजोरम भी एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी, देन पॉप्लिटल, देन इंटरनल कैरोटिड, ये एक डिसेंडिंग पैटर्न में है साइड्स जो है एथेरोस्क्लेरोसिस के। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।